जिसे बुझा हुआ समझा गया, वही आग अब फैसला लेने वाली है। दर्द याद है, सच सामने है, और रिबर्थ का मतलब अब बदल चुका है। पार्ट 6 में फॉलन फ्लेम उठती है, माफी के लिए नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए। फायर 31 ईशानी को घर ड्रॉप करने के बाद करण ने अपनी कार स्टार्ट की और गोल्डन पैलेस की तरफ बढ़ गया। वो दोनों आज बेदी विला के अंदर नहीं गए थे। वापस लौटते वक्त कार में रेहान को एक कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस्टर रायचंद, जो पेंटिग आपने पहले पसंद की थी, वो लोग अब उस पेंटिग को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, मगर दूसरी पार्टी ने उस पेंटिग की कीमत बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेहान एक नजर कार की विंडो के बाहर देखा और फिर अपनी फोरफिगन को अपने घुटने पर टैप करते हुए बोला, हम उसे खरीदकर तुरंत गोल्डन पैलेस भिजवा दो। उद्धरण चिन्ह। ओके सर, जैसा आप कहे। रेहान का ऑर्डर मिलते ही उस आदमी ने तुरंत कॉल कट किया और अपने काम पर लग गया। रेहान के फोन रखने के बाद करण ने उसकी तरफ देखा और थोड़े मजाकिया अंदाज में बोला, पिछले 3 महीने में ये चौथी पेंटिंग है। रेहान, तुमने अब तक इस पेंटर पर अपने 80 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं। अगर तुम्हें उसकी पेंटिंग्स इतनी ही पसंद है तो तुम उसे ढूंढकर सीधे सीधे किसी के हाथों उसके लिए मैसेज क्यों नहीं भिजवाते हैं। ऐसे में तुम्हें हर जगह जाकर उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तुम जब चाहो डायरेक्टली उस पेंटर से ही पेंटिंग्स खरीद पाओगे। वैसे भी तुम्हारे लिए एक पेंटर को ढूंढना कितना ही मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। करण के इतना कहते ही रेहान ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखा और कार के अंदर एक बेहद अजीब सी खामोशी छा गई। करण को भी जब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। रेहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस कार की विंडो से बाहर देख रहा था। उसे ऐसे देखकर करण ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा, लगता है उसके बारे में रेहान अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। वो पिछले 17 सालों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। उद्धरण चिन्ह। है, मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उद्धरण चिन्ह। तभी रेहान कार में फैली उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए बोला, अगर वो पेंटर खुद ही सामने नहीं आता चाहता तो मेरे लिए जबरदस्ती उसके साथ मीटिंग फिक्स करने का कोई मतलब नहीं बनता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर करण ने चोर नजरों से रेहान की तरफ देखा और फिर अपने कंधे उचका दिए। उसे लग रहा था कि शायद उस पेंटर में ही कोई ना कोई गड़बड़ है। करीब 6 महीने पहले रेहान एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गया हुआ था, जहां उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। रेहान को पेंटिंग देखते ही पछता गई थी, जिसके बाद उसने उस पेंटिंग के ओनर से मिलने की कोशिश भी की, मगर उस पेंटर ने रेहान से मिलने से मना कर दिया। मगर इन सब के बावजूद भी रेहान ने उस पेंटिंग को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उसने वो पेंटिंग खरीद ली और उस पेंटर की बनाई हुई बाकी पेंटिंग्स को भी ढूंढने लगा। करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान को उस मिस्टीरियस पेंटर की पेंटिंग से इतना ऑब्सेशन क्यों था। वो जानता था कि दुनिया में टैलेंटेड पेंटर्स और आर्टिस्ट की कमी नहीं थी, मगर उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो असल में लोगों द्वारा जाने जाते थे। अगर उस पेंटर की जगह कोई और होता तो शायद अब तक रेहान रायचंद का नाम सुनकर उससे मिलने के लिए दौड़ा चला आता। मगर अनफॉर्चुनेटली ये पेंटर बाकिये से काफी अलग था। उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। उस एग्जीबिशन के मैनेजर ने भी पहले उस पेंटर कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो पेंटिंग उन्हें बाय पोस्ट भेजी गई थी। तभी रेहान को कुछ याद आया और वो करण से बोला, और हाँ, जिन भी इंटरनेट अकाउंट्स ने ईशानी के बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश की है, उन सभी पर केस करो और उन्हें लीगल लेटर्स भेजो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर करण हैरान होते हुए बोला, सारे के सारे अकाउंट्स को? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने ईशानी के फोन में उन अननोन नंबर से आए कॉल्स और भद्दे मैसेजेस के बारे में सोचा और उसकी आंखें बेहद सर्द हो गई। उसने करण को देखा और बेहद शांति से बोला, हम सभी को एक भी बचना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मगर अभी थोड़ी देर पहले ईशानी ने खुद ही कहा तो ये मैटर सुलझ गया है तो इसे जाने देना चाहिए, उसका क्या? करण ने हिम्मत कर पूछा। तो रेहान ने अपनी आंखें बंद कर सर सीट से टिका लिया और अपनी भारी आवाज में बोला, इस मैटर को जाने देने का फैसला उसका है, मेरा नहीं। उद्धरण चिन्ह। मैं उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा जिसने मेरी लिटिल गर्ल को परेशान किया है। रेहान ने अपने मन में सोचा तो करण ने उस पर से अपनी नजरें फेर ली और कार ड्राइव करने लगा। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि उन्होंने किस शैतान को प्रोवोक किया है। बेदी विला लौटते ही ईशानी सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर जब वह पेंटिंग रूम के सामने से गुजरी तो उसने देखा कि पेंटिंग रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। तभी उसके कानों में आरती की प्यार भरी सॉफ्ट आवाज पड़ी, साक्षी, क्या तुम थक गई हो?
तुम स्कूल से आते ही पेंटिंग की प्रैक्टिस में लग गई थी, मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ये तो थोड़े फ्रूट्स खाओ। उद्धरण चिन्ह। आरती की बातें सुनकर साक्षी ने भी अपनी मीठी सी आवाज में उसे जवाब दिया, थैंक्स मॉम। उद्धरण चिन्ह। ईशानी रुक गई और आधे खुले हुए दरवाजे की गैप से अंदर देखने लगी। अंदर साक्षी कैनवास के सामने बैठी हुई थी और आरती की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी। मेरा काम लगभग पूरा हो ही गया है मॉम, आप फ्रूट्स की प्लेट को वहां साइड में टेबल पर रख दीजिए, मैं बाद में उन्हें खा लूंगी। साक्षी ने कहा तो आरती ने फ्रूट्स की प्लेट को साइड में रख दिया और साक्षी के पास आ गई। उसने बड़े ही ध्यान से साक्षी की बनाई हुई पेंटिंग को देखा और एक घमंड और गर्व भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर तैर गई। हमारी साक्षी ने तो सच में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, देखना ये कंपटीशन तो तुम ही जीतोगी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशानी के लिए दिखाई जाने वाली घिन और नफरत वाली औरत से अलग साक्षी के सामने आरती हमेशा एक प्यारी और अपने बच्चों की देखभाल करने वाली माँ थी और उसने अपने पूरे दिल से साक्षी की तारीफ की थी। जैसे हर माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे बेस्ट और टैलेंटेड बच्चा होता था, साक्षी भी आरती के लिए बिल्कुल वैसी ही थी। वो औरत का घमंड और गर्व दोनों थी। उसकी 10 साल की मेहनत बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुई थी। साक्षी आज एक इतनी टैलेंटेड और प्यारी लड़की थी। ये सब कुछ आरती की परवरिश का ही नतीजा था। आरती को अपनी परवरिश पर बेहद गर्व था। तभी साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम रात काफी हो चुकी है, अब आपको भी जाकर आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरती ने हल्के हाथों से साक्षी के सर पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोली, सिली गर्ल, तुम यहाँ जब इतनी मेहनत कर रही हो तो भला मुझे निदम कैसे आएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, जैसे बचपन में रहा करती थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर साक्षी ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाए और कहा, वो तो बचपन की बात थी मॉम, जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा आपके साथ ही रहती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे भी आपकी फिक्र होती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरती हंसते हुए बोली, तुम्हें बस मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करना आता है। उद्धरण चिन्ह। कमरे के अंदर मौजूद माँ और बेटी की बातें इतनी स्वीट थी कि बाहर से सुनने वाले का दिल पिघल जाए। मगर कमरे के बाहर का माहौल बेहद ठंडा और शांत था। ईशानी ने उन दोनों से अपनी नजरें फेर ली और वहां से जाने लगी। तभी साक्षी ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, मॉम मुझे लगता है कि शायद ईशानी दी वापस आ गई है। ये सुनते ही आरती के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसने पलटकर देखा तो उसे कॉरिडोर में एक पतली दुबली सी परछाई नजर आई। वो आगे बढ़ी और ईशानी के पीछे जाते हुए बोली, ईशानी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने पलटकर देखा तो पाया कि आरती अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी नजरों से उसे देख रही थी। इंटरनेट पर हुआ वो स्कैंडल तेजी से जंगल में लगी आग की तरह हर तरफ फैल चुका था। उस वीडियो के जरिए अब पूरे देहरादून में सभी हाई सोसाइटीज के लोगों ने ईशानी के कैरेक्टर को अपनी आंखों से देख लिया था। हालांकि बाद में बाहर आए स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से सारा सच बाहर आ गया था, मगर फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि ईशानी ने इस मैटर को वायलेंस से सॉल्व किया था। यहां तक कि खुद आरती भी उस वीडियो में ईशानी का क्रूएल बिहेवियर देखकर हैरान रह गई थी। ईशानी के स्कैंडल के बाद अब पूरे देहरादून में बेदी परिवार का मजाक बन चुका था। अगर साक्षी नहीं होती तो पता नहीं पूरे देहरादून के लोग बेदी परिवार का कितना मजाक उड़ाते। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इन बीते सालों में मसूरी में अकेली रही हो, तुम्हें रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था, मगर अब तुम मसूरी में नहीं देहरादून में हो, इसलिए अपनी हरकतों को कंट्रोल में रखो। और हाँ, इस सैटरडे ओल्ड मास्टर सिघानिया की बर्थडे पार्टी है, इसलिए तुम कुछ दिन तक अपने सेल्फ स्टडी सेशन को अटेंड नहीं करोगी। उसके बदले मैं तुम्हारे लिए घर पर ही एक टीचर हायर कर दूंगी जो तुम्हें थोड़े बहुत मैनर्स और एटिकेट सिखा दे, ताकि तुम हमें पार्टी में शर्मिंदा ना करो। आरती ने हल्के गुस्से में कहा। हालांकि आरती ईशानी को ऐसे इम्पोर्टेंट ओकेशन पर नहीं लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि ओल्ड मास्टर सिघानिया की बर्थडे पार्टी में देहरादून के सबसे बड़े और पावरफुल लोगों इनवाइट किया गया था, और ईशानी के बिहेवियर को देखते हुए उसे इतने बड़े और हाई सोसाइटी के लोगों के बीच ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता था कि ईशानी वहां जाकर उन्हें अपनी हरकतों से शर्मिंदा नहीं करेगी। इसलिए आरती उसे अपने साथ ले जाने में थोड़ा झिझक रही थी। मगर जब करण उस दिन उन्हें इनवाइट करने बेदी विला आया था, तब उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि ईशानी को भी उस पार्टी में आना है। इसके अलावा वह खुद कुछ दिनों से ईशानी को स्कूल से घर ड्रॉप कर रहा था। उन दोनों देखकर ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे के करीब थे। आरती के पास अब ईशानी को पार्टी में ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था,
मगर अच्छी बात यह थी कि पार्टी में अभी भी थोड़ा वक्त था और इतने वक्त में वो ईशानी को जितना हो सके उतना तैयार करने की कोशिश करेगी, ताकि ईशानी उसे और बेदी परिवार को पार्टी में सबके सामने शर्मिंदा ना करे। वो बस अब उम्मीद ही कर सकती थी कि ईशानी पार्टी वाले दिन शांति से रहेगी। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहती है कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी क्लास छोड़कर कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस अटेंड करूं तो आप प्लीज इस बारे में पर्सनली आरव से बात कर लीजिए। मैं अब उनकी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, ईशानी ने कहा तो आरती हैरानी से उसे देखने लगी। आरव सर। ईशानी आरव सर की क्लास अटेंड कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। तभी साक्षी पीछे से आते हुए बोली, मॉम, ईशानी दी ने नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए अब से वो रोज सेल्फ स्टडी सेशन की जगह आरव सर की फिजिक्स की स्पेशल क्लास अटेंड करेगी। ईशानी पेंटिंग रूम से बाहर आकर आरती के बगल में आकर खड़ी हो गई। ईशानी उसकी आवाज में उसकी जलन को साफ साफ महसूस कर सकती। साक्षी की बात सुनकर आरती ने चौंक कर ईशानी की तरफ देखा। उसकी नजरों में ईशानी के लिए तिरस्कार था। तुम पढ़ाई में एवरेज हो और हाँ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम एग्जाम्स में पास हो जाओ, तुम्हारे लिए वही बहुत है। और वैसे भी तुम्हें और भी मौके मिलेंगे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के, मगर ये पार्टी बार बार नहीं होगी, तो तुम इस पार्टी के लिए अपने कुछ दिन तो दे ही सकती हो ना। आरती ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। उसे भरोसा नहीं था कि ईशानी सच में नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत सकती है। इस कंपटीशन से ज्यादा तो उसे इस वक्त ओल्ड मास्टर सिघानिया की बर्थडे पार्टी में ईशानी के बिहेवियर की चिंता थी। वो अब बस ये उम्मीद ही कर सकती थी कि ईशानी ओल्ड मास्टर सिघानिया की बर्थडे पार्टी में कोई भी परेशानी न पैदा करे। आरती की बातें सुनकर ईशानी ने अपनी भौहें आपस में जोड़ ली। उसे आरती से किसी ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। वो यहाँ अब और रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आरती की तरफ अपनी इम्पेशेंट नजरों से देखने लगी। साक्षी ने एक नज़र ईशानी की तरफ देखा और फिर आरती की के नाइट गाउन की स्लीव्स को हल्के से खींचते हुए बोली, मॉम, मुझे लगता ही ईशानी दी थक गई है। आज वैसे ही बहुत कुछ हो गया है, हमें इस बारे में कल बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरती को एक बार फिर आज इंटरनेट पर हुए उस स्कैंडल की याद गई। साक्षी की बातों ने उसे एक बार फिर उस शर्मनाक घटना की याद दिला दी थी। ईशानी और थक गई थी। उद्धरण चिन्ह। वो दूसरों को थकाने वालों में से थी। उसकी हरकतों की वजह से हमेशा आरती को परेशान होना पड़ता था। ईशानी ने अपनी खाली नजरों से आरती की तरफ देखा। उसकी नीली नजरों में एक अजीब सी खामोशी थी और उसकी नजरें बेहद सर्द थी। अगर आपने पूरा स्कैंडल देखा होगा तो शायद आपको ये बात पता होगी कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मिसेस बेदी। जिन लोगों ने वो वीडियो शूट किया और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया, थका हुआ तो उन्हें होना चाहिए, क्योंकि उनके इतना कुछ करने के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर ईशानी ने साक्षी की तरफ देखा तो एक पल के लिए मानो जैसे साक्षी का दिल ही धड़कना भूल गया हो। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे ईशानी की बातों के पीछे का मतलब कुछ और ही था। क्या उसे सच पता चल गया है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उस इंटरनेट स्कैंडल के पीछे मेरा हाथ था? उद्धरण चिन्ह। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था। साक्षी ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा और ईशानी का चेहरा भी इस वक्त बेहद शांत लग रहा था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसे कुछ भी पता नहीं था। साक्षी को ये सब सोच सोचकर घबराहट हो रही थी, मगर ईशानी उसे वही छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी। ईशानी बहुत जिद्दी थी। उसे अपने कमरे में जाते हुए देखकर आरती भी गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। पेंटिंग रूम में वापस जाने से पहले साक्षी ने आरती के गुस्से को अपनी बातों से शांत किया और फिर पेंटिंग रूम में आते तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसने दोबारा से अपना फोन निकाला और सब कुछ चेक करने लगी, मगर उसके फोन में सब कुछ सही था। उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। ये देखकर उसने एक राहत की सांस ली। 32 ईशानी अपने कमरे में वापस आए और कबर्ड से कपड़े निकालकर सीधा वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अपने फोन पर एक और नोटिफिकेशन देखा। ईशानी ने देखा कि वो एक इंस्टाग्राम मैसेज का नोटिफिकेशन था। उसने मैसेज ओपन किया और पढ़ने लगी। इशू दी, उस मिस्टीरियस बायर को आपकी पेंटिंग सच में बेहद पसंद आई है। मैंने उससे कहा कि हम पेंटिंग की कीमत बढ़ा रहे हैं, तो वो लोग तुरंत मान गए, कोई बार्गेनिंग भी नहीं की। डैम इट। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े पैसे और बढ़ाकर बताने चाहिए थे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी ने एक हाथ से अपना फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो तौलिए से अपने गिले बालों को पोंछते हुए उस मैसेज को पढ़ रही थी। उसने उस मैसेज को पूरा पढ़ा और फिर फोन पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता है। डोंट पुश योर लक। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस पर ईशानी को तुरंत एक और मैसेज आया।
ओके, जैसा आप कहे वैसे इशू दी। नेशनल कैलीग्राफी एंड पेंटिंग कंपटीशन का फाइनल इस फ्राइडे को है। उस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने आपके नाम पर एक वीआईपी इनविटेशन भेजा है। क्या आप जाना चाहती है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़कर ईशानी ने अपनी एक आईब्रो उचकाई और फिर रिप्लाई किया। नहीं। ईशानी का रिप्लाई देखकर दूसरी तरफ से फिर एक मैसेज आया। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि आप नहीं आएगी, मगर फिर भी मैंने आपका इनविटेशन संभाल कर रखा है। और हाँ, आपके लिए मैंने एक नॉर्मल इनविटेशन का भी अरेंजमेंट कर दिया है। मैं इसे कल तक आपके पास पहुंचा दूंगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज फाइनल राउंड में मेरा परफॉर्मेंस देखने जरूर आएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस पर ईशानी ने रिप्लाई किया, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओह हाँ, मैंने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया है। मैं बाद में तुम्हें अपना नया नंबर मैसेज कर दूंगी, अगली बार से मुझे उसी नंबर पर कांटेक्ट करना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी ने अपना पुराना सिम कार्ड फोन से निकालने से पहले अपने फोन में सेव्ड सारे कॉन्टैक्ट्स और डाटा का बैकअप ले लिया था, इसलिए उसके सारे कॉन्टैक्ट्स और डाटा सेव था। तभी ईशानी को याद आया कि रेहान ने जब नया सिम कार्ड फोन में डालने के लिए उससे उसका फोन लिया था, तब वो उसके फोन के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा था। ईशानी ने तुरंत अपना फोन चेक किया और उसे जो मिला उसे देखकर वो निशब्द रह गई। रेहान ने अपने नंबर को ईशानी के फोन में स्पीड डायल पर सेव कर दिया था। ये देखकर ईशानी को अचानक ही रेहान की कही हुई बात याद आ गई। आगे अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करोगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को ऐसा लग रहा था मानो जैसे रेहान के कहे हुए ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने तुरंत अपना सर जोर से हिलाया और इन अजीबोगरीब ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर झटक दिया। उसने एक और चीज नोटिस की कि जिन भी इंटरनेट अकाउंट्स ने उसके बारे में बुरे कमेंट्स किए थे या फिर उसके बारे में गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, उन सभी इंटरनेट पर से हटा दिया गया है, और उस स्कैंडल की सारी इंफॉर्मेशन भी रिमूव कर दी गई है। इसी के साथ वो इंटरनेट स्कैंडल भी अब खत्म हो चुका था। अगले 2 दिन ईशानी के बहुत ही शांति से बीते और जल्द ही फ्राइडे भी आ गया। आज नेशनल कैलीग्राफी एंड पेंटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड था, जिसके लिए साक्षी ने आज स्कूल से छुट्टी ली थी। आरती भी आज इस कंपटीशन में साक्षी के साथ जाने वाली थी, और जाती भी क्यों नहीं, आखिर साक्षी उसकी लाडली बेटी जो थी। ईशानी ने भी दोनों माँ बेटी को परेशान करना ठीक नहीं समझा और अकेले ही स्कूल के लिए निकल गई। ईशानी जैसे ही स्कूल कंपाउंड में एंटर हुई वैसे ही उसका फोन बजने लगा। उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला, दूसरी तरफ से एक लड़के की घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। इशू दी। हेल्प, प्लीज मदद करो, वो पेंटिंग लोनली स्टार जिसे मैं आज कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए यूज करने वाला था, उसे किसी ने खराब कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर ईशानी ने कॉल कट किया और तुरंत अपने क्लास टीचर श्रीवास्तव सर के केबिन में चली गई उनसे छुट्टी की परमिशन लेने। श्रीवास्तव सर 12th स्टैंडर्ड सेक्शन ए के क्लास टीचर थे। वो 12th स्टैंडर्ड को लैंग्वेज पढ़ाते थे। एक सेमिनार की वजह से वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे और कल ही वापस लौटे थे। उन्हें ईशानी की सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था। वो ईशानी की प्रॉब्लम्स को समझते थे क्योंकि उनकी खुद की भी एक 13 साल की बेटी थी, इसलिए उन्हें ईशानी के बारे में सुनकर काफी बुरा लगा था और उससे काफी सहानुभूति भी महसूस हुई थी, और इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि वो स्कूल में ईशानी का ठीक से ख्याल रखेंगे और अब ईशानी के क्लास टीचर होने के नाते ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। ईशानी की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने ईशानी से कहा, ठीक है तुम जा सकती हो। वैसे साक्षी भी आज देहरादून आर्ट सेंटर में नेशनल पेंटिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रही है। क्या तुम भी इस कंपटीशन में जाने के लिए छुट्टी ले रही हो? उन्होंने ईशानी से पूछा। तो ईशानी कुछ सोचने के बाद बोली, ये सर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्रीवास्तव सर एक राहत की सांस लेते हुए बोले, अच्छा ठीक है तब तुम जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरी थी, ऐसे में उसका स्कूल से एक दिन के लिए ब्रेक लेना बहुत ही अच्छा आइडिया था। इसके अलावा अगर वो साक्षी के साथ पेंटिंग कंपटीशन में जाती है तो उसे अपनी मॉम और साक्षी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एक मौका भी मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ईशानी का फुल मार्क्स वाला एंट्रेंस टेस्ट पेपर भी देखा था, इसलिए उन्हें ईशानी की पढ़ाई को लेकर ज्यादा चिंता नहीं थी। वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट थी और ईशानी के परफेक्ट स्कोर को देखते हुए वो कभी अपनी पढ़ाई का लॉस नहीं होने देगी। ये सब सोचते हुए श्रीवास्तव सर ने खुशी खुशी ईशानी को छुट्टी लेने की परमिशन दे दी। थैंक यू सर। इतना कहकर ईशानी उनके केबिन से बाहर निकल गई। उसने स्कूल के एंट्रेंस पर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा देहरादून आर्ट सेंटर की तरफ निकल गई। देहरादून सिटी आर्ट सेंटर।
ईशानी की टैक्सी के रुकते ही वो तुरंत टैक्सी से बाहर आए और उसने देखा कि नकुल वही आर्ट सेंटर के बाहर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वो ईशानी का ही वेट कर रहा था। उसी ने थोड़ी देर पहले ईशानी को कॉल किया था और वो नकुल ही था जिसने ईशानी के कहने पर उसकी पेंटिंग को बेचा था। मगर इस वक्त नकुल काफी परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। उसकी नजर जैसे ही ईशानी पर पड़ी तो वो भागते हुए ईशानी के पास आ गया। इशुदी, थैंक गॉड यू आर हियर। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने नकुल से अपना एंट्री पास लिया और आर्ट सेंटर के अंदर जाते हुए उससे बोली, वो पेंटिंग कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो अंदर है, आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ। इतना कहकर नकुल ईशानी के साथ आगे बढ़ गया। इस नेशनल कैलीग्राफी और पेंटिंग कंपटीशन में टोटल 10 कंटेस्टेंट थे जिन्होंने सबको हराकर फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई थी और उन सभी 10 फाइनलिस्ट को उनके लिए एक अलग कमरा दिया गया था जहां पर वो आराम से अपनी पेंटिंग में फाइनल चेंजेस कर सकें और नकुल भी उन 10 फाइनलिस्ट में से एक था। वो तुरंत ईशानी को एक कमरे में लेकर आया जिसके बाहर नकुल शास्त्री नाम की एक नेम प्लेट लगी हुई थी। ये रूम नकुल को अलॉट किया गया था। इसी बीच साक्षी भी आरती के साथ आर्ट सेंटर पहुंच चुकी थी और वो भी ऊपर अपने अलॉट किए गए रूम की तरफ ही जा रही थी। सारे कंटेस्टेंट्स के लिए रूम ऊपर सेकेंड फ्लोर पर अरेंज किए गए थे। उन दोनों के पीछे लगभग एक 40 साल के अधेड़ उम्र के शख्स भी थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इस एग्जीबिशन कम कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुलकर्णी थे। मेरे और बाकी जगदेश के अलावा मिस्टर क्षितिज माथुर भी कंपटीशन में मौजूद हो गए। कुलकर्णी जी मुस्कुराते हुए बोले। इस पूरे एग्जीबिशन के प्रेसिडेंट मिस्टर क्षितिज माथुर ही थे। क्षितिज माथुर ऑयल पेंटिंग के एक जाने माने कलाकार थे जो अपने टैलेंट के लिए देशभर में काफी मशहूर थे। उन्होंने देश के कोने कोने में ऐसे कई अनगिनत एग्जीबिशंस अरेंज करवाए थे क्योंकि वो नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन कमेटी के भी मेंबर थे। उन्हें अपनी पेंटिंग्स की इंस्पिरेशन के लिए ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए वो बमुश्किल ही देहरादून में रहते थे। वो इस बात खास नेशनल पेंटिंग कंपटीशन के फाइनल्स के लिए देहरादून वापस आए थे। साक्षी, अगर तुम्हारी पेंटिंग मिस्टर माथुर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही तो समझ लेना कि तुम्हारा फ्यूचर आगे चलकर बहुत ब्राइट होने वाला है। मिस्टर कुलकर्णी ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा। तो उनकी बातें सुनकर साक्षी की आंखें भी चमक उठी और वो थोड़ा घबराते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। वो इस वक्त काफी नर्वस भी लग रही थी। साक्षी की बात सुनकर मिस्टर कुलकर्णी मुस्कुराते हुए आरती से बोले, मिसेस बेदी, आपकी बेटी साक्षी सच में बहुत टैलेंटेड है, आप बहुत लकी है। अपनी और साक्षी की तारीफ सुनकर आरती का मूड और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। ये तो आपका बड़प्पन है मिस्टर कुलकर्णी, आपने साक्षी की सच में बहुत मदद की है, उसे हमेशा गाइड किया है। इसके अलावा साक्षी ने भी इस कंपटीशन के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है। वो खुद इतनी समझदार है कि मुझे कभी उसके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आरती ने हल्की घमंड भरी आवाज में कहा। दोनों माँ बेटी से थोड़ी देर और बातें करने के बाद मिस्टर कुलकर्णी बाकी जजेस के पास चले गए। वही साक्षी भी आरती के साथ अपने अलॉट किए गए कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर अचानक ही कॉरिडोर में कुछ देखकर वो एकदम से रुक गई। आरती ने जब उसे रुकते हुए देखा तो उसने पाया कि साक्षी कॉरिडोर में बने लास्ट कमरे की तरफ देख रही थी। आरती ने उसकी नजरों का पीछा किया और बोली, क्या हुआ साक्षी, तुम वहां क्या देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। साक्षी ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए आरत से बोली, मॉम, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने अभी अभी ईशानी दी को देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरती की मुस्कुराहट हल्की सी फीकी पड़ गई और वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुमने उसे 2 बार इस कंपटीशन में आने के लिए इनविटेशन दिया था, मगर उसने दोनों बार ही तुम्हें मना कर दिया, तो फिर अब वो यहाँ क्यों आएगी? और तो और उसके पास कोई इनविटेशन या पास भी नहीं है, उसके लिए बिना पास के यहाँ एंट्री कर पाना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। उद्धरण चिन्ह। नेशनल कैलीग्राफी एंड पेंटिंग कंपटीशन एक नेशनल लेवल का कंपटीशन था जहां किसी के लिए भी बिना पास या इनविटेशन के एंट्री नहीं थी। अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद साक्षी को भी यही लगा कि उसे शायद कोई वहम हो गया है। आप सही कह रही हैं, शायद थकान की वजह से मैं चीजें इमेजिन करने लगी हूँ। इतना कहकर उसने नकुल शास्त्री वाले कमरे की तरफ देखा और फिर एक लंबी आह भरी ली। चलिए मॉम। इतना कहकर वो आरती के साथ अपने अलॉट किए हुए रूम में आ गई, मगर उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट थी जिसे उसने बड़ी ही सफाई से आरती से छुपा लिया था। इधर नकुल के रूम में नकुल अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में ईशानी से बोला, इशू दी कंपटीशन सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाने के लिए रूम से बाहर निकला था, मगर जब मैं वापस आया तब ये पेंटिंग खराब हो चुकी थी। किसी ने इस पर फैन फेंक कर इसे बर्बाद कर दिया है।
नकुल थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। ईशानी ने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा। वो एक ऑयल पेंटिंग थी जिसमें एक खूबसूरत सी सड़क के अगल बगल बड़ी बड़ी इमारतें थी और कुछ लोग उस सड़क पर पैदल चल रहे थे। डूबते हुए सूरज की लालिमा उन लोगों और इमारतों पर पड़ रही थी, जो उस तस्वीर को बिल्कुल लाइवली और रियल बना रही थी। यह एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी, मगर नीले और काले रंग के पेंट के छिंटों ने उसे पूरी तरह से खराब कर दिया था। आई एम रियली सॉरी इशू दी, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने वॉशरूम जाते वक्त रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं किया, मैं जल्दी जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। नकुल ने ईशानी की तरफ अपनी बेबसी भरी नज़रों से देखते हुए कहा। अब मैं क्या करूँगा इशू दी, पेंटिंग तो पूरी तरह से खराब हो गई है। उद्धरण चिन्ह। नकुल का सवाल सुनकर ईशानी ने बगल में रखा पेंटिंग पैलेट और पेंट ब्रश उठाया और नकुल से बोली, किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी पेंटिंग के साथ कोई ऐसा कर देगा, वो भी चोरी छुपे तुम्हारे रूम में घुसकर। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नकुल के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि किसी ने उसके पीछे से उसके रूम में घुसकर उसकी पेंटिंग को बर्बाद कर दिया था। इशू दी, मुझे अभी अभी याद आया कि यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर हमें उसकी फुटेज मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर मेरी पेंटिंग को खराब किसने किया है। वो पेंटिंग खराब करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, मगर सीसीटीवी कैमरास से नहीं बच पाया होगा। नकुल ने एक्साइटेड होते हुए कहा। नकुल की बातें सुनकर ईशानी बेहद शांति से बोली, भले ही यहाँ के सीसीटीवी कैमरास अच्छे से काम कर रहे हो, मगर हम जब तक उसकी फुटेज लेने जाएंगे तब वो पेंटिंग खराब करने वाला कल्प्रिट सारी फुटेज डिलीट करवा चुका होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे इन सीसीटीवी कैमरास के बारे में पता नहीं होगा? अगर उस कल्प्रिट ने तुम्हारी पेंटिंग डिस्ट्रॉय करने का रिस्क उठाया है तो जरूर उसने फुल प्रूफ प्लानिंग भी की होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नकुल खामोश हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं इस बारे में जाकर ऑर्गेनाइजर से बात करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ऑर्गेनाइजर्स से बात करके भी हमें अभी फिलहाल को मदद नहीं मिल पाएगी। एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाने दो, उसके बाद सोचते हैं कि इस बारे में क्या करना है। ईशानी ने पैलेट में कलर्स को पेंट ब्रश से मिलाते हुए कहा। ईशानी ने पेंटिंग में कलर भरना शुरू किया और आगे बोली, एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। ये सुनकर नकुल ने असमंजस से अपना सर खुजलाया और वापस ईशानी के पास आकर खड़ा हो गया। पर इशू दी, कंपटीशन शुरू होने में 2 घंटे से कम टाइम बचा है। हम भले ही अपनी पेंटिंग को सबसे लास्ट में जजेस के सामने प्रेजेंट करें, मगर हम इतने कम वक्त में इसे फिर से नहीं बना पाएंगे। नकुल ने परेशान होते हुए कहा। ईशानी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर कैनवास पर अपना ब्रश चलाने लगी। उसके पिछले जन्म में मसूरी से देहरादून आते वक्त जो कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ईशानी का राइट हैंड डैमेज हो चुका था, जिसके बाद उसका पेंटिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। मगर इस बार ईशानी ने सोच लिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। उसने कैनवास पर ब्रश चलाते हुए नकुल से कहा, डोंट वरी, मैं इस पेंटिंग को वक्त से पहले ठीक कर दूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ फैस। 33 सुबह के 10 बज चुके थे। सिटी आर्ट सेंटर के 3rd फ्लोर वाले ऑडिटोरियम में सारे फाइनलिस्ट एक के बाद एक अपनी पेंटिंग्स लेकर स्टेज पर खड़े थे। उन सभी की सारी पेंटिंग्स को एक साथ डिस्प्ले पर रखा गया था। हर पेंटिंग को 7 जजेस के द्वारा जज किया जाने वाला था, जिसके बाद सभी जजेस के स्कोर को मिलाकर फाइनल रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। जिस भी फाइनलिस्ट को सभी 7 जजेस से सबसे ज्यादा स्कोर मिलेंगे वो इस कॉम्पिटिशन का विनर कहलाएगा। आरती और बाकी के सभी लोग ऑडिटोरियम में स्टेज से नीचे अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे और रिजल्ट के डिक्लेयर होने का इंतजार कर रहे थे। जजेस भी स्टेज पर डिस्प्ले में रखी गई उन फाइनल 10 पेंटिंग्स को देखकर आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो कंटेस्टेंट नंबर 3 की पेंटिंग काफी अच्छी है। उसकी पेंटिंग का थीम गैलेक्सी है। उसने स्पेस को बहुत ही अच्छे से पेंट किया है और साथ ही साथ कलर्स का यूज भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। वो लड़की अभी 20 साल भी की नहीं है और वो अभी से इस लेवल पर पेंट कर सकती है। सच में ये एक बहुत ही रेयर टैलेंट है। जज पैनल में बैठे एक मेंबर ने कहा। तो दूसरा भी उससे सहमत होते हुए बोला, मुझे भी लगता है कि ये पेंटिंग बाकी पेंटिंग्स के मुकाबले काफी बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उन्होंने मिस्टर कुलकर्णी की तरफ देखा और बोले, एक मिनट मिस्टर कुलकर्णी, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये कंटेस्टेंट नंबर 3 वही है जिसकी आपने पहले तारीफ की थी, साक्षी बेदी, राइट? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिस्टर कुलकर्णी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ये वही है। वो पेंटिंग में काफी अच्छी है, बिल्कुल नेचुरली गिफ्टेड। मैंने तो बस उसे थोड़ी सी टिप्स दी थी और देखिए उसने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहकर उन्होंने अपने बगल में बैठे मिस्टर क्षितिज माथुर की तरफ देखा और बोले, मिस्टर माथुर, आपका क्या ख्याल है इस पेंटिंग के बारे में? उद्धरण चिन्ह। क्षितिज माथुर 53 साल के, एक शांत स्वभाव वाले, थोड़े स्ट्रिक्ट मगर बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने पेंटिंग को देखा मगर वो मिस्टर कुलकर्णी की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं लग रहे थे। ये डेफिनेटली एक अच्छी पेंटिंग है, मगर इस पेंटिंग में वो बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसे बनाने वाले ने काफी डरते हुए इसे बनाया है। उसके कुछ स्ट्रोक्स भी परफेक्ट नहीं है। साथ ही साथ इस पेंटिंग में लाइवलीनेस की कमी है। ये रियल बिल्कुल भी नहीं लग रही है। क्षितिज जी ने अपनी राय दी तो जजेस पैनल में बैठे एक जज हंसते हुए बोले, मिस्टर माथुर, आपके स्टैंडर्ड सच में बहुत हाई है। इस पेंटिंग को इस साल के नेशनल पेंटिंग एंड कैलीग्राफी कंपटीशन की सबसे बेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई भी पेंटिंग विनर बनने के लायक नहीं लग रही है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक दूसरे जज ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, अहम, एक मिनट, यहाँ पर सिर्फ 9 पेंटिंग्स ही क्यों हैं? टोटल पेंटिंग्स तो 10 होनी चाहिए ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिस्टर कुलकर्णी बोले, कंटेस्टेंट नंबर 9 के साथ लास्ट मिनट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और वो लोग उसे ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने बात की है उससे, जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। स्टेज से नीचे आरती बाकी के पार्टिसिपेंट्स के फैमिली मेंबर्स के साथ बैठी उनसे बात कर रही थी। मिसेस बेदी, ऐसा लगता है जैसे कि इस बात फर्स्ट प्लेस तो शायद आपकी बेटी साक्षी को ही मिलने वाली है, एक कंटेस्टेंट की मॉम ने कहा। तो आरती उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आरती ने एक सौम्य मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो वो औरत दोबारा बोली, फर्स्ट प्लेस तो इस बार साक्षी की ही है। शायद आपने नोटिस नहीं किया मगर जजेस उसकी पेंटिंग की बेहद तारीफ कर रहे थे। उन्हें साक्षी की पेंटिंग काफी पसंद आई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक और औरत बोल पड़ी, अगर साक्षी इस कंपटीशन को जीतती है तो इसका मतलब कि उसे रॉयल एकेडमी ऑफ एक्सलेंस के आर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा। सच में मिसेस बेदी, मुझे बहुत जलन हो रही है आपसे। साक्षी बहुत टैलेंटेड है। उद्धरण चिन्ह। उन सभी पेरेंट्स की बातें सुनकर आरती को ईशानी की वजह से पिछले दिनों जितनी भी परेशानी हुई थी वो सब एक झटके में गायब हो गई और उसका मन खुशी से भर गया। उसी समय ऑडिटोरियम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और नकुल अपनी पेंटिंग के साथ अंदर आया। अगर सच कहा जाए तो अब किसी को भी नकुल की पेंटिंग से कोई भी उम्मीद नहीं थी। एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए काफी वक्त और मेहनत लगती है। पेंटिंग का सही स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी काफी धैर्य और मेहनत की जरूरत पड़ती है। मगर नकुल ने जजेस से कहा कि उसे अपनी पेंटिंग में कुछ लास्ट मिनट मॉडिफिकेशंस करने हैं और भला 2 घंटे में वो इस पेंटिंग को कितना ही मॉडिफाई कर पाएगा। उन सभी ने ऑलरेडी विनर डिसाइड कर लिया था। हालांकि जब नकुल ने अपनी पेंटिंग को स्टेज पर सबके सामने डिस्प्ले पर लगाया तो हर कोई उसकी पेंटिंग देखकर एकदम सन रह गया। वो पेंटिंग एक मोनेग ड्यू के थीम पर बनी थी। उस पेंटिंग में तब का सीन दिखाया गया था जब सुबह होने से पहले आसमान में घोर अंधेरा छाया हुआ था, जो कि उस वक्त अपने चरम पर था। साथ ही साथ शहर में होने वाली लोगों की हलचल भी सुबह के इस पहर में बिल्कुल शांत थी। वो पेंटिंग बिल्कुल डार्क थी मगर उसमें बस एकमात्र रोशनी की एक छोटी सी किरण थी जो आसमान में हल्की सी लालिमा बिखेर रही थी, जिसकी वजह से धुंधला ही सही मगर पूरा शहर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे आसमान की जगह ऊपर कोई शीशा लगा हुआ हो, जिसके हल्के से टूटने की वजह से पूरी पेंटिंग में एक लाइट और जान आ गई थी। उस रोशनी की छोटी सी किरण में पूरा शहर एक बार फिर से धीरे धीरे जाग रहा था। क्षितिज माथुर ने उस पेंटिंग को काफी देर तक ध्यान से देखा और फिर नकुल की तरफ देखते हुए बोले, ये पेंटिंग तुम्हारे लिए मॉडिफाई किसने की है? उद्धरण चिन्ह। क्षितिज माथुर का सवाल सुनकर नकुल मुस्कुराते हुए बोला, आपकी आंखें सच में बहुत तेज है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने इस पेंटिंग को मॉडिफाई करने के लिए अपने एक फ्रेंड से मदद मांगी है और इस पेंटिंग में थोड़े चेंजेस करने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह। नेशनल कैलीग्राफी एंड पेंटिंग कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स को फाइनल राउंड से पहले उनकी पेंटिंग को कुछ हद तक मॉडिफाई करने का एक मौका दिया जाता है और वो इस काम में अपने किसी भी दोस्त, मेंटर या फिर फैमिली मेंबर की मदद ले सकते हैं और फिर उस मॉडिफाई की हुई पेंटिंग के बेसिस पर उस कंटेस्टेंट का फाइनल रिजल्ट डिसाइड किया जाता है। मगर नकुल की पेंटिंग थोड़ी अलग थी। भले ही उसने कुछ स्ट्रोक सेट कर पेंटिंग में काफी कम चेंजेस किए थे, मगर उन कुछ स्ट्रोक्स ने ही पेंटिंग के मीनिंग को पूरी तरह से बदल दिया था। क्षितिज माथुर को उस पेंटिंग को देखने के बाद ये मानना पड़ा कि जिसने भी इस पेंटिंग में मॉडिफिकेशंस किए हैं उसे कलर कॉम्बिनेशन की बहुत गहरी समझ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने कम वक्त में इस पेंटिंग को मॉडिफाई कर पाना नामुमकिन हो जाता।
नकुल की पेंटिंग के कंपैरिजन में साक्षी की पेंटिंग अब काफी एम्प्टी, डल और बोरिंग महसूस हो रही थी। यहाँ पर अब कोई नॉर्मल हार या जीत का सवाल नहीं था, क्योंकि दोनों ही पेंटिंग्स का लेवल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तभी जजेस पैनल में बैठे एक जज ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ओह मिस्टर माथुर, ऐसा नहीं लगता जैसे कि इस पेंटिंग को मॉडिफाई करने वाले का स्टाइल और टेक्निक आपके स्टाइल से काफी मिलता जुलता है। उनकी कही बात ने बाकी जजेस का ध्यान पर इस तरफ खींच लिया था। उनमें से कुछ जजेस तो पेंटिंग के पास आकर उसे ध्यान से देखने लगे, और थोड़ी देर बाद पूरी पेंटिंग को अच्छे से देखने पर उन्हें ये समझ आया कि पहले जज ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। इस शख्स का स्टाइल और टेक्निक मिस्टर क्षितिज माथुर के पेंटिंग स्टाइल से काफी मैच करता था। हालांकि कि जिस शख्स ने इस पेंटिंग को मॉडिफाई किया था उसने एक वाइल्ड और फ्री स्टाइल टेक्निक को चुना, जो कि मिस्टर माथुर का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर कुलकर्णी ने नकुल की तरफ देखा और बोले, तुम्हारे जिस भी फ्रेंड ने इस पेंटिंग को मॉडिफाई किया है वो सच में काफी टैलेंटेड है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उन्होंने मिस्टर क्षितिज माथुर की तरफ देखा और बोले, मिस्टर माथुर, क्या अवधेश वापस आ गया है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर क्षितिज माथुर के स्टैंडर्ड्स पेंटिंग को लेकर काफी हाई थे, इसलिए इतने सालों में उनका बस एक ही स्टूडेंट रहा है और वो स्टूडेंट अवधेश वर्मा था, लेकिन अवधेश इस वक्त देहरादून में नहीं था। मिस्टर कुलकर्णी का सवाल सुनकर क्षितिज माथुर तुरंत अपना सर नामे हिलाते हुए बोले, नहीं, वो इस वक्त इंडिया में नहीं है। ये सुनकर सभी असमंजस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्षितिज माथुर के बिहेवियर को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने इस स्टूडेंट के बारे में किसी को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सबने इस टॉपिक को वही खत्म कर दिया और दोबारा कंपटीशन पर ध्यान देते हुए कहा, तो जजेस, अब सभी 10 फाइनलिस्ट अपनी अपनी पेंटिंग्स के साथ यहाँ मौजूद है। अब आप इन पेंटिंग्स को स्कोर देना स्टार्ट कर सकते हैं। कंपटीशन के होस्ट ने कहा। तो सभी जजेस ने स्कोर देना शुरू कर दिया। एक बार जजेस सारी पेंटिंग्स को अपने स्कोर दे दें, उसके बाद इस साल के नेशनल पेंटिंग कंपटीशन का विनर भी डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही पहले जज ने अपना स्कोर दिया तो सभी उनका स्कोर देखकर हैरान रह गए। परफेक्ट 10। उद्धरण चिन्ह। ये पूरे कंपटीशन में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर था, जो कि कंटेस्टेंट नंबर 9 यानी कि नकुल को मिला था। यहां तक कि साक्षी की पेंटिंग को भी अभी तक टोटल 7 जजेस में से सिर्फ एक ही परफेक्ट 10 का स्कोर मिला था, मगर नकुल को तो पहले ही जज ने परफेक्ट 10 का स्कोर दे दिया था और बाकी के 6 जजेस का स्कोर अभी भी बाकी था। साक्षी ने ये देखकर घबराहट के मारे अपनी मुट्ठियों को बिचल लिया, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी। उसने नकुल की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक साथ कई इमोशंस आकर गुजर गए। अभी अभी जिस जज ने नकुल की पेंटिंग को परफेक्ट को दिया था वो अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर और तगड़ी डांट के लिए काफी फेमस था। यहां तक साक्षी को भी उसने कम स्कोर ही दिया था। अगर इतने स्ट्रिक्ट जज ने उसे परफेक्ट स्कोर दिया है तो इसका मतलब इससे आगे साक्षी सोचना भी नहीं चाहती थी। तभी दूसरे जज ने भी अपना स्कोर रिवील कर दिया। एक बार फिर सभी उनके स्कोर को देखकर निशब्द हो चुके थे, क्योंकि इस बार भी ये एक परफेक्ट 10 का स्कोर था और इस स्कोर के साथ अब तक सभी ये समझ चुके थे कि नकुल की पेंटिंग ने साक्षी को पूरी तरह से हरा दिया था। अगर बाकी के जजेस भी यूं ही नकुल की पेंटिंग को परफेक्ट स्कोर देते रहे तो ये कंपटीशन जीतने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद आरती के होठों पर जमी हुई मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और वो अचानक ही सीधी होकर बैठ गई। बाकी के जजेस ने भी एक के बाद एक अपने स्कोर्स रिवील कर दिए और इसी के साथ पूरा ऑडिटोरियम एक गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। टोटल 7 में से 5 जजेस ने उसे परफेक्ट 10 का स्कोर दिया था। उद्धरण चिन्ह। भले ही क्षितिज माथुर और मिस्टर कुलकर्णी ने नकुल की पेंटिंग को एक परफेक्ट स्कोर नहीं दिया था, मगर फिर भी उनके दिए गए स्कोर्स बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले काफी ज्यादा थे और इसी के साथ नकुल इस साल का नेशनल पेंटिंग कंपटीशन वन साइडेडली जीत चुका था। इनफैक्ट अब तो उसके स्कोर को टोटल करने की जरूरत भी नहीं थी। नेशनल कैलीग्राफी एंड पेंटिंग कंपटीशन एक बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन था और इसीलिए इस कंपटीशन के जजेस पैनल में बैठे हर एक जज का स्टैंडर्ड और लेवल दोनों ही काफी हाई थे और उन लोगों से परफेक्ट स्कोर मिलना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी और नकुल को तो 7 में से पूरे 5 जजेस ने परफेक्ट स्कोर दिए थे। तभी जजेस पैनल में बैठे एक जज ने कहा, इस पेंटिंग को बनाने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया गया है वो सच में कमाल है। इस पेंटिंग का थीम काफी नॉर्मल है, मगर इसके पीछे छुपा हुआ मतलब बिल्कुल अलग है और ये काफी हैरानी वाली बात है। इस पेंटिंग को मॉडिफाई करने वाला शख्स सच में बहुत टैलेंटेड है। उद्धरण चिन्ह। उस ऑडिटोरियम में इस वक्त बहुत से आर्ट स्टूडेंट्स और पेंटर्स मौजूद थे जिन्होंने काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी, मगर उनकी पेंटिंग्स को परफेक्ट नहीं कहा जा सकता था।
नकुल की पेंटिंग ने सबको काफी आकर्षित किया था। उस पेंटिंग में अजीब सी लाइवलीनेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कलाकार ने अपनी उमड़ती भावनाओं को कैनवास पर उकेर दिया था। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को लंबे वक्त तक अंधेरे में रहने के बाद आखिरकार रोशनी की एक किरण मिली थी, जिसने उसे अंधेरों से आगे बढ़कर रोशनी की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया था। उस हल्की सी रोशनी की किरण ने उस शख्स की अंधेरों से भरी जिंदगी को एक बार फिर उजाले के अस्तित्व से रूबरू करवा दिया था। पेंटिंग में काफी गहरे रंगों का इस्तेमाल किया गया था, मगर फिर भी हल्के कलर्स से बने छोटे छोटे स्ट्रोक्स उस पेंटिंग को और भी ज्यादा रियल बना रहे थे। कलर कंट्रास्ट का सही यूज और फाइन स्ट्रोक्स इस पेंटिंग को बिल्कुल परफेक्ट बना रहे थे। ये पेंटिंग वाकई में फर्स्ट प्लेस जीतने की हकदार थी। इधर ईशानी अपना काम पूरा होते ही आर्ट सेंटर से निकल गई। उसने बैकडोर का रास्ता चुना क्योंकि वो किसी की भी नजरों में नहीं आना चाहती थी। उसने टैक्सी ली और सीधा स्कूल की तरफ निकल गई। रास्ते में वापस लौटते वक्त अचानक ही ईशानी के फोन पर नकुल का मैसेज आया। 34 आर्ट सेंटर से वापस स्कूल लौटते वक्त ईशानी के फोन पर नकुल का एक मैसेज आया। इशू दी, थैंक यू सो मच। वी गॉट द फर्स्ट प्राइज। आपने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। थैंक्स अ लॉट दी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसका मैसेज देखकर ईशानी मुस्कुराई कि तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया। मुझे नहीं पता था कि हमारी पेंटिंग को सीधा फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़कर ईशानी ने अपनी आईब्रो उचका दी। असल में नकुल भी काफी टैलेंटेड था। ईशानी उसे जो कुछ भी सिखाती थी वो बहुत ही बारीकी से और मन लगाकर सब कुछ सीखता था। यही वजह थी कि ईशानी ने नकुल की मदद की थी। अगर नकुल की पेंटिंग के साथ उस वक्त छेड़छाड़ ना की गई होती तो ईशानी को पूरा भरोसा था कि नकुल इस कंपटीशन को अपनी पेंटिंग के दम पर अकेला ही जीत सकता था। आपने आज मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है इशू दी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने कंपटीशन के बाद जजेस को बताया कि किसी ने कंपटीशन से पहले मेरी पेंटिंग को बर्बाद कर दिया था, और जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि किसी ने कैमराज ही खराब करवा दिए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़कर ईशानी की आंखें चमक उठी। आर्ट सेंटर का सेकेंड फ्लोर आज के दिन सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए रिजर्व किया गया था। पार्टिसिपेंट्स के अलावा वहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। इसका मतलब कि असली कल्प्रेट को पकड़ना भूसे के ढेर में से सुई खोजने के बराबर था। ईशानी ने कुछ सोचा और अपने फोन पर उंगलियां चलाने लगी। इस मैटर को अभी के लिए साइड में रख दो। अब क्योंकि तुम नेशनल पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत चुके हो तो तुम्हारा एडमिशन भी रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सलेंस के आर्ट्स डिपार्टमेंट में कंफर्म हो चुका है। इसलिए अब तुम वापस जाकर सिर्फ अपने इंटरव्यू और रिकमेंडेशन टेस्ट की तैयारी करोगे। हम इतने दूर आ चुके हैं नकुल, इसलिए अब कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी के इस मैसेज पर नकुल का तुरंत रिप्लाई आया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इशू दी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपकी वजह से ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आप सिर्फ मेरी बड़ी बहन की तरह ही नहीं है बल्कि मेरी मेंटर भी है। इसलिए मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरे गुरु का नाम खराब हो। ओह हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं मुझे आपको कुछ बताना है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बताना है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी के इस मैसेज पर कुछ पल बाद नकुल का रिप्लाई आया। वो दरअसल कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स में से एक मिस्टर क्षितिज माथुर ने मुझसे आपका फोन नंबर मांगा था और मैंने उन्हें आपका नंबर दे दिया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़ते ही ईशानी ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। तभी अचानक उसके फोन पर एक और टेक्स्ट मैसेज आया। अगर तुम्हारी मस्ती खत्म हो गई हो तो मुझे कॉल करो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़ते ही ईशानी ने एकदम से रोनी सी शक्ल बना ली। वो इनके बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे एक वॉइस मैसेज आया। ईशानी ने उस नंबर पर नजर डाली और अचानक ही अपनी आंखें छोटी कर ली। उसने उस वॉइस मैसेज पर क्लिक किया तो एक लड़की की मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वैसे मैंने आर्ट सेंटर के सेकेंड फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। तुम्हें एक मेल भेजा है, चेक कर लेना। ये साक्षी तो मुझसे भी बड़ी वाली कमीनी निकली यार। नकुल की पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए इसने उस फ्लोर मौजूद एक कंटेस्टेंट को ही खरीद लिया और उसे पैसे देकर उससे ये सब करवाया। व्हाट अ ब्लैक हार्टेड पर्सन। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे उसके हाथ पैर तुड़वाकर उसे घर पर बैठा देना चाहिए। ऐसी बला का सरेआम बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है स्वीटी? उद्धरण चिन्ह। इस वॉइस मैसेज के नीचे एक बार फिर उसने ढेर सारे रेड हार्ट्स भेजे थे। उस मैसेज को पूरा पढ़ने के बाद ईशानी ने गुस्से में एक मैसेज टाइप किया। तुमने फिर से मेरा फोन हैक किया।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी के इस मैसेज को भेजते ही दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उसे एक व्हाट्सएप मैसेज आया। तुमने मेरा नाम कितना बोरिंग सेव किया हुआ है अपने फोन में, मैंने बस उसे चेंज कर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो अब से मैं तुम्हारी जान और तुम मेरी स्वीटी, वैसे मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज के नीचे एक स्क्रीनशॉट भी था जिसमें ईशानी का नाम उसने स्वीटहार्ट करके सेव किया हुआ था। ईशानी ने उस मैसेज को कुछ पल तक देखा और फिर अचानक ही हंस पड़ी। तुम कभी नहीं सुधर सकती, इतना कहकर उसने अपने फोन में आए एक ईमेल को चेक किया जिसमें आर्ट सेंटर की सीसीटीवी फुटेज और कुछ बैंक के थ्रू मनी ट्रांसफर की डिटेल्स भी थी। ईशानी ने सब कुछ अपने फोन में सेव किया और फिर अपना फोन बंद वापस अपनी पॉकेट में रख दिया। इधर साक्षी जब आर्ट सेंटर से बाहर निकली तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि ये पेंटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड वही जीतेगी, मगर किसने सोचा था कि एंड मोमेंट पर आकर वो नकुल उसके हाथ से फर्स्ट पोजीशन छीन लेगा। आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो फर्स्ट कैसे आ गया? कौन था वो जिसने उसकी मदद की? उद्धरण चिन्ह। साक्षी इस वक्त काफी गुस्से में दिख रही थी। आरती के चेहरे के हाव भाव भी कुछ ठीक नहीं थे। साक्षी के नेशनल कैलीग्राफी एंड पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की खबर काफी वक्त से हाई सोसाइटीज के लोगों के बीच फैली हुई थी और सभी लोगों को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि साक्षी ही ये कंपटीशन जीतेगी। मगर अभी की सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब साक्षी और बेदी परिवार लोगों के बीच सिर्फ मजाक की वजह बनकर रह जाएगा। आरती साक्षी के साथ आकर कार में बैठ गई। ड्राइवर रमेश ने नोटिस किया कि उन दोनों का ही मूड कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था, मगर फिर भी उसने हिम्मत कर आरती से पूछा, मैडम क्या हम घर वापस जा रहे हैं या फिर साक्षी बेबी को पहले स्कूल ड्रॉप करने जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। साक्षी की स्कूल में अभी भी दोपहर और शाम की क्लासेस बाकी थी। उसने स्कूल से बस कुछ ही घंटों के लिए छुट्टी ली थी। साक्षी ने सोचा था कि कंपटीशन जीतने के बाद सीधा स्कूल ही वापस जाएगी, मगर अभी की सिचुएशन को देखते हुए आरती को वापस उसे स्कूल भेजना ठीक नहीं लगा। कुछ पल सोचने के बाद आरती ने कहा, हम घर। उद्धरण चिन्ह। मगर इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती साक्षी उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, मॉम मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही आरती ने परेशान होकर साक्षी की तरफ देखा। साक्षी मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटा, हमें घर वापस चलना चाहिए, आरती ने अपनी परेशानी भरी आवाज में कहा। तो साक्षी एक झूठी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए उससे बोली, मॉम मैं ठीक हूँ, और वैसे भी ये एक कंपटीशन था और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हार और जीत तो हमेशा होती ही रहती है। अगर मैं एक हार से डरकर घर पर बैठ गई तो मैं आगे चलकर चीजों का सामना कैसे पाऊंगी, इसलिए मुझे स्कूल वापस जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। साक्षी की बातें सुनकर आरती ने बेबसी से अपना सर हिला दिया। वो साक्षी को मनाने की कोशिश कर चुकी थी, मगर साक्षी घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस कंपटीशन के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। साक्षी ने इस वक्त अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से बंद किया हुआ था कि उसकी उंगलियों के जोर तक सफेद पड़ चुके थे, मगर उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और वो इस वक्त कार की विंडो से बाहर देखे जा रही थी। उसके हारने की खबर जल्द ही मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल तक पहुंच जाएगी, और अगर वो आज स्कूल नहीं गई तो सबको यही लगेगा कि वो इस हार को हैंडल नहीं कर पाए और लोगों की बातों से बचने के लिए घर पर बैठ गई। और साक्षी ऐसा कभी नहीं चाहती थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए आज स्कूल जाना ही था। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल। स्कूल के बाहर पहुंचते ही ईशानी टैक्सी से बाहर निकल गई, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और थोड़ी परेशान भी लग रही थी। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मेरा इरादा आपसे छूटने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही अपना फोन नंबर चेंज किया है और ये बात मेरे दिमाग से ही फिसल गई। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं सच में आपको इस बारे में बताना ही भूल गई थी, ईशानी ने फोन पर मौजूद शख्स को समझाते हुए कहा। क्षितिज माथुर ने पिछले कुछ दिनों से ईशानी को कई बार कॉल करने की कोशिश की थी, मगर हर बार उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था, जिस वजह से अब वो ईशानी से नाराज हो गए थे। तुमने मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि तुमने देहरादून के मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। इतनी जरूरी बात बताना आखिर तुम भूल कैसे गई? उद्धरण चिन्ह। क्षितिज जी ने हल्के गुस्से में कहा। उनकी डांट सुनकर ईशानी ने अपना सर पकड़ लिया। इस बार सच में गलती उसकी ही थी। मुझे लगा था कि आप अपनी नई पेंटिंग की इंस्पिरेशन के लिए ट्रैवल करने निकले हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल करके परेशान करना ठीक नहीं समझा। मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ईशानी ने अपनी सफाई देते हुए कहा।
क्षितिज माथुर एक बहुत ही शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे, मगर जब भी बात ईशानी की होती थी तो वो अक्सर जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाया करते थे, और आज भी यही हुआ था। वो ईशानी के इस लापरवाह बिहेवियर की वजह से काफी गुस्से में लग रहे थे। परेशानी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? क्षितिज माथुर ने एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चे की तरह कहा। उनकी ये अनरीजनेबल बात सुनकर ईशानी बिल्कुल निशब्द रह गई। ये गलत है, वो बिल्कुल मासूम है, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर माथुर ईशानी से फोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक स्टाफ मेंबर उनके रूम में आ गया और उन्हें फोन पर गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर बेचारा डर के मारे कांप उठा। आखिर वो किस पर चिल्ला रहे थे? उद्धरण चिन्ह। उस स्टाफ मेंबर के हाथ में कुछ सामान था। मिस्टर माथुर ने उस स्टाफ मेंबर से सामान नीचे रखने के लिए कहा और उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। उस स्टाफ मेंबर के वहां से जाने के बाद क्षितिज जी ने ईशानी से कहा, आज तुम्हारी पेंटिंग को देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुमने काफी वक्त से पेंट ब्रश नहीं उठाया है। सच सच बताओ, आखिरी बार तुमने कब प्रैक्टिस की थी? क्या तुम इतनी बिजी हो गई हो कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली, मगर वो ये भी जानती थी कि क्षितिज जी उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। क्षितिज जी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने अपनी धीमी आवाज में ईशानी से कहा, अच्छा ठीक है, इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, मगर अब अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ डिनर करने घर पर आ जाना। उद्धरण चिन्ह। ओके, पक्का, ईशानी ने तुरंत जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर क्षितिज का बचा कुचा गुस्सा भी गायब हो गया और उन्होंने आखिरकार कॉल कट कर दिया। तभी किसी ने फिर से क्षितिज जी के रूम का दरवाजा खटखटाया। ये वही स्टाफ मेंबर था जो थोड़ी देर पहले उनके कमरे में आया था। उस स्टाफ मेंबर को देखकर क्षितिज जी ने अपनी भौहें उच्चकाई तो स्टाफ मेंबर ने कहा, मिस्टर माथुर, मिसेज आरती बेदी ने आपके लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा और कहा है कि अगर आपके पास टाइम हो तो वो अपनी बेटी साक्षी के साथ आपसे मिलना चाहती है। उन्हें लगता है कि शायद आप साक्षी को ऑयल पेंटिंग के लिए कुछ सलाह देकर उसकी मदद कर पाए। क्या आप? उद्धरण चिन्ह। उनसे कह दो कि मैं इस वक्त बिजी हूँ। क्षितिज जी ने बिना उस स्टाफ मेंबर की पूरी बात सुने ही अपना फैसला उससे सुना दिया। ये सुनकर वो स्टाफ मेंबर थोड़ा झिझकते हुए बोला, पर सर, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की थी आप। इतना कहकर वो खामोश हो गया, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले क्षितिज जी का गुस्सा देख चुका था और वो बेचारा अभी भी डरा हुआ था। उस स्टाफ मेंबर की बात सुनकर उन्होंने कुछ सोचा और फिर उस स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़ते हुए बोले, ओ हाँ, अगर वो फिर भी मुझसे मिलने की जिद करती है तो उनसे कह देना कि उनकी बेटी पेंटिंग सीखने के लिए उतनी भी टैलेंटेड नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए, और अगर वो इसके बाद भी पेंटिंग को अपना करियर बनाना चाहती है तो उसे आगे चलकर बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो स्टाफ मेंबर निशब्द रह गया। सर, क्या किसी के मुंह पर उससे ये कहना कि उनकी बेटी टैलेंटेड नहीं है सही होगा? उस स्टाफ मेंबर ने अपने आंसू पोंछे और वहां से चला गया। दोपहर के वक्त दोपहर की पहली क्लास खत्म हो चुकी थी और दूसरी क्लास शुरू होने से पहले साक्षी भी क्लास में वापस लौट आई थी। साक्षी के क्लास में एंटर करते ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई और सभी उसकी तरफ देखने लगे। कुशल एक्साइटेड होते हुए साक्षी के पास आ गया। साक्षी, क्या पेंटिंग कंपटीशन खत्म हो गया? तुम कंपटीशन जीत गई हो ना? कुशल ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ साक्षी से पूछा। साक्षी ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू किया था। सिर्फ वही जानती थी कि कंपटीशन हारने के बाद उसने कैसे खुद को संभाला हुआ था, मगर जब कुशल ने उससे ये सवाल किया तो उसका सारा सब्र धरा का धरा रह गया और वो स्तब्ध सी अपनी जगह पर ही खड़ी गई। ईशानी, जो कि साक्षी से पहले ही क्लास में वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई थी, उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुककर बैठ गई। उसके होठों पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट उभर आई। क्या तुम सच में फर्स्ट आई हो साक्षी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। 35। क्या तुम सच में फर्स्ट आई हो साक्षी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। ये सुनते ही साक्षी को ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उसके दिल में हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हो। हालांकि उसने अभी भी अपने सब्र को खोने नहीं दिया। साक्षी ने अपने होठों को कसकर आपस में भींच लिया और अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लिया। उसने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कुशल को देखा और बोली, नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आई हूं, मुझे सेकंड प्राइज मिला है। उसकी बात खत्म होते ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। किसी को भी इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर साक्षी का गुस्सा एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुशल ने भी हैरान होकर साक्षी को देखा और फिर अपना सर खुजलाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसके लिए सिचुएशन अब काफी ऑकवर्ड हो चुकी थी।
वो दरअसल कुशल हकला रहा था, उसे समझ ही नहीं आया कि वो साक्षी से क्या कहे। साक्षी बचपन से ही पेंटिंग में काफी टैलेंटेड थी, वो पूरे स्कूल में अपने पेंटिंग टैलेंट के लिए ही जानी जाती है। पिछले कुछ सालों में उसने कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था और हर कॉम्पिटिशन को जीता भी था। ये पहली बार था जब वो कोई कॉम्पिटिशन हारी। सेकेंड आई थी। साक्षी को पूरे मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में सबसे टैलेंटेड पेंटर माना जाता था, जिसकी वजह से कई लोग उससे जलते भी थे। इसलिए सभी को लगता था कि ये कॉम्पिटिशन भी साक्षी ही जीतेगी। कुशल ने साक्षी के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ उससे बोला, ओह, सेकेंड प्राइज भी बहुत अच्छा है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर साक्षी की ने अपनी नजरें झुका ली तो कुशल तुरंत आगे बोला, मेरा मतलब है कि अगर दूसरों को पता चलेगा कि तुम नेशनल पेंटिंग कंपटीशन में सेकेंड आए हो तो वो लोग डेफिनेटली तुमसे जलेंगे। ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है और इसमें सेकेंड आना भी बहुत बड़ी बात है। कुशल ने ये कह तो दिया था, पर असल में सच तो ये था कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कुशल बस साक्षी और अपने बीच की ऑकवर्डनेस को कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस चक्कर में वो सब कुछ गलत ही बोल रहा था। साक्षी का तो मन किया कि वो इस बेवकूफ का मुंह तोड़ दे। क्या इस बेवकूफ कुशल को पता नहीं था कि उसका ये कंपटीशन जीतना कितना जरूरी था? इस कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले को एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और प्राइज मनी के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में बिना किसी एंट्रेंस के एडमिशन मिलने वाला था। यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो साक्षी के हाथ से फिसल चुकी थी। उसकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत सब बेकार हो चुका था। उसके लिए सेकेंड आने का कोई मतलब नहीं था। साक्षी को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो हमेशा से ही अपनी फीलिंग्स को सबके सामने छुपाने में एक्सपर्ट थी। वो खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गई और अपना बैग डेस्क पर रखते हुए बोली, ये एक कंपटीशन था और फर्स्ट प्राइज किसी एक को ही मिल सकता था। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हार और जीत लगी रहती है और मैंने अपनी हार को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अगली बार और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। उद्धरण चिन्ह। साक्षी की बातें सुनकर कुशल ने एक चैन की सांस ली। उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ साक्षी को देखा और कहा, साक्षी, तुम सच में बहुत स्ट्रांग और समझदार हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कुशल को अब अपनी पसंद पर और भी ज्यादा गर्व हो रहा था। साक्षी इतने सालों से उसका क्रश ऐसे ही नहीं थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो तुरंत बोल पड़ा, अगर तुम सेकेंड आए हो तो फिर फर्स्ट कौन आया? यही सेम सवाल क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा था। इसलिए कुशल के सवाल करते ही सब साक्षी की तरफ जवाब की उम्मीद में देखने लगे। संजना, जो कि अभी अभी अपनी वाटर बॉटल भरकर क्लास में वापस आई थी, उसने कुशल का सवाल सुना और अपनी बोतल से पानी का एक घूंट भरते हुए बोली, इस कंपटीशन को जीतने वाला लड़का ईएमसी पब्लिक हाई स्कूल से है। मुझे तो उसका नाम तक ठीक से याद नहीं है। उसका नाम नक जैसा ही कुछ है। मैंने पता करवाया है, वो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और हमेशा अपनी क्लासेस मिस करता है, स्कूल बंक करता है। उसने आखिरी वक्त पर किसी को अपनी पेंटिंग मॉडिफाई करने के लिए बुलाया था और इस तरह से उसे फर्स्ट प्राइज मिल गया। मुझे तो इस बारे में सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। साक्षी ने उस कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत की थी और वो लड़का किसी और के भरोसे फर्स्ट प्राइज ले गया। उद्धरण चिन्ह। ईएमसी पब्लिक हाई स्कूल देहरादून मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल से बस कुछ ही मिनट्स की दूरी पर थी, मगर दोनों स्कूल्स में जमीन आसमान का फर्क था। ईएमसी पब्लिक स्कूल का एडमिशन रेट पूरे शहर में काफी लो था, साथ ही साथ वहां का स्कूल मैनेजमेंट भी काफी खराब था। ऐसा स्कूल में बच्चे एग्जाम्स में पास हो जाए वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मगर आज उसी स्कूल के एक स्टूडेंट ने साक्षी को हरा दिया था, जो कि देहरादून के सबसे बेस्ट स्कूल की स्टूडेंट थी। संजना की बातें सुनकर कुशल के साथ साथ पूरी क्लास भी काफी हैरान थी। तभी कुशल ने दोबारा पूछा, आखिर वो कौन था जिसने उस लड़के की पेंटिंग को मॉडिफाई करने में मदद की थी? मुझे लगता है कि जरूर वो कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट होगा, तभी तो उस शख्स से सिर्फ कुछ स्ट्रोक्स पेंट करवाकर वो ईएमसी पब्लिक स्कूल का लड़का फर्स्ट प्राइज ले गया। उद्धरण चिन्ह। संजना वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और साक्षी की वाटर बॉटल उसे वापस करते हुए बोली, मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, भगवान ही जाने कि उसने आखिर किससे मदद ली थी। उद्धरण चिन्ह। संजना भले ही कंपटीशन के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी, मगर साक्षी ने उसे वापस आते ही सब कुछ बता दिया था। हालांकि उससे ये नहीं पता था कि अगर नकुल पेंटिंग को मॉडिफाई करने में ईशानी की मदद नहीं भी लेता और अगर कंपटीशन से पहले उसकी पेंटिंग खराब नहीं हुई होती, तब भी वो साक्षी को आराम से हरा सकता था। और ये बात खुद साक्षी भी जानती थी, मगर वो संजना को कभी इस बारे में नहीं बताएगी।
अपनी चेयर पर बैठी ईशानी मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। तभी उसने अपनी वृस्ट वॉच में टाइम देखा और अपने मॉक अप टेस्ट पेपर्स लेकर वहां से जाने के लिए उठ गई, क्योंकि अगली क्लास मिस सुदेशना की थी। तभी साक्षी को अचानक से कुछ याद आया और वो तुरंत ईशानी की तरफ मुड़ते हुए बोली, ईशानी दी। उद्धरण चिन्ह। अपना नाम सुनकर ईशानी एक पल के लिए चौंक गई, मगर फिर पलटते हुए बोली, हाँ। उद्धरण चिन्ह। साक्षी उसे देखकर थोड़ा झिझकी और फिर उसने पूछा, वो एक्चुअली मैं बस कुछ पूछना चाहती थी आपसे। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बस थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, क्या आप आज सिटी आर्ट सेंटर आए थी? उद्धरण चिन्ह। साक्षी को यकीन था कि उसने आज जिस शख्स की झलक आर्ट सेंटर में देखी थी वो बिल्कुल ईशानी की तरह लग रही थी, और ये शायद सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। उसका सवाल सुनने के बाद भी ईशानी बिल्कुल शांत रही और फिर कुछ पल बाद उसने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर साक्षी शर्मिंदा हो गई। ईशानी हमेशा से लोगों के सामने उससे ऐसे ही बात किया करती थी, मगर उसे अभी अपना जवाब जानना था, इसलिए उसने बाकी सबको इग्नोर किया और ईशानी से बोली, नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने सुना कि आप भी आज सुबह की क्लास अटेंड करने नहीं आई थी, और मैंने भी सुबह आर्ट सेंटर में एक आपके जैसी दिखने वाली लड़की को देखा, तो मुझे लगा कि आप। इतना कहकर वो रुक गई, क्योंकि समझने वाले उसकी बात को समझ चुके थे। ईशानी ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली। साक्षी को सच में उसकी कितनी ज्यादा परवाह थी। वो भले ही स्कूल में नहीं थी, मगर उसकी नजरें हमेशा ईशानी पर होती थी। ईशानी ने अपना एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और बहुत ही शांति से बोली, मुझे जहां तक याद है तुमने मुझसे कहा था कि बाहर के लोगों को बिना इनविटेशन कार्ड के आर्ट सेंटर में एंट्री नहीं है। उसकी इस बात ने साक्षी को बिल्कुल चुप करा दिया। बिल्कुल ठीक कहा उसने, ईशानी को नेशनल पेंटिंग कंपटीशन का इनविटेशन कभी मिल ही नहीं सकता और बिना इनविटेशन के वो आर्ट सेंटर के अंदर कभी आ ही नहीं सकती। इसका मतलब कि वो झलक जो साक्षी ने आर्ट सेंटर में देखी कि वो ईशानी की नहीं थी। लगता है कि साक्षी कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। ऋण गगग। उद्धरण चिन्ह। तभी क्लास की बेल बज गई। अगली क्लास का टाइम हो चुका था। बेल की आवाज सुनते ही ईशानी तुरंत अपना सामान लेकर क्लास के बैकडोर से बाहर निकल गई। ये देखकर एक बार फिर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब कि जो अफवाह उन्होंने सुनी थी वो बिल्कुल सच थी। ईशानी अब कभी भी मिस सुदेशना की क्लास अटेंड नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। क्लास की बेल बजते ही मिस सुदेशना भी सामने के दरवाजे से क्लास के अंदर आए और ठीक उसी समय उन्होंने ईशानी को बैकडोर से क्लास के बाहर जाते हुए देख लिया, और ये देखते ही उनका मूड एकदम से खराब हो गया। ऐसी जिद्दी, अड़ियल और बदतमीज स्टूडेंट उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। भले ही ईशानी को एंट्रेंस टेस्ट में जनरल साइंस में फुल मार्क्स मिले थे, मगर वो बहुत ही घमंडी और एरोगेंट थी, और ऐसे स्टूडेंट्स कभी भी फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इससे पहले मेहता सर ने सभी टीचर्स के साथ एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें उन्होंने सभी टीचर्स को ईशानी के बारे में बताया था। उन्होंने सबसे ये कहा था कि ईशानी एक स्पेशल स्टूडेंट है और जब तक वो कुछ ऐसा नहीं करती जो कि स्कूल के रूल्स के खिलाफ हो, तब तक उसे कोई भी टीचर कुछ नहीं कहेगा। उनसे साफ साफ शब्दों में ये कहा गया था कि ईशानी जब तक स्कूल के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रही है, तब तक सारे टीचर्स अपनी आंखें बंद कर ले और ईशानी जो करना चाहती है उसे करने दे। हालांकि मिस सुदेशना ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। ईशानी इस वक्त मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के प्रेमिसेस में थी, और मिस सुदेशना के हिसाब से अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो जरूर स्कूल में सबके लिए परेशानी पैदा कर सकती थी। इसलिए ईशानी को सुधारना बहुत जरूरी था। ईशानी को क्लास से बाहर जाते हुए देखकर रोहन हल्का सा हंसा और फिर युवराज की तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, हमारी ये न्यू क्लासमेट सच में काफी वाइल्ड और जिद्दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह कौन है जो इसे कौन हैंडल कर सकता है। देखो, मिस सुदेशना जैसी स्ट्रिक्ट टीचर ने भी ईशानी के आगे अपने हथियार डाल दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज जो कि अपनी कोई बुक पढ़ने में बिजी था, वो रोहन की इस बात को सुनकर बुक पढ़ते पढ़ते अचानक से रुक गया, और उसके दिमाग में एकदम से उस मिस्टीरियस शख्स का चेहरा घूम गया जो कुछ दिन पहले ईशानी को सेल्फ लर्निंग क्लास के बाद स्कूल से पिक करने आया था। जब भी ईशानी उस शख्स यानी कि रेहान के साथ होती थी, तब वह बाकी वक्त के मुकाबले थोड़ी सी अलग लगती थी। भले ही वो देखने में हमेशा शांत और कोल्ड लगती थी, मगर वो जब भी रेहान के साथ होती थी तो उसकी पर्सनैलिटी में काफी चेंज आ जाता था। उस शख्स के साथ वो काफी कंफर्टेबल और रिलैक्स लगती थी। युवराज ने ये बात नोटिस की थी कि जब भी वो दोनों एक दूसरे के साथ होते थे तब उन दोनों के बीच मुंह से ज्यादा आंखें बातें करती थी, और ईशानी उस शख्स की आंखों को पढ़ना शायद बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। रेहान के सामने वो बिल्कुल एक मासूम और आज्ञाकारी बच्चे की तरह होती थी, और उसकी नीली आंखों में रेहान से मिलते वक्त एक अलग ही चमक होती थी।
मगर अचानक ही युवराज ने अपनी बुक बंद की और अपना सर झटक दिया। उसने इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दिया और पूरा ध्यान अपनी क्लास पर लगा दिया। इधर ईशानी अपनी क्लासरूम से निकलकर सीधा फिजिक्स लैब की तरफ बढ़ गई। ये आरव का पर्सनल ऑफिस भी था, जहां वो अक्सर बैठा करता था, और उसने खुद ही ईशानी को मैथ्स के पीरियड में यहां बैठकर पढ़ने की परमिशन दी थी। जब भी आरव सर की क्लास होती थी, ईशानी उनके ऑफिस में आकर आराम से अपना रिविजन कर लिया करती थी। इस वक्त भी वो उस ऑफिस में अकेली थी। आरव सर की कोई क्लास थी, इसलिए वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। ईशानी चुपचाप आकर एक खाली चेयर पर बैठ गई। उसने मॉक अप टेस्ट पेपर्स निकाले और उन्हें सामने टेबल पर रखकर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। लगभग 40 मिनट में उसका एक पेपर पूरा सॉल्व हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत दूसरा पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया। कम्पेटिटिव फिजिक्स क्लास बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी और ईशानी ने स्कूल ही काफी लेट ज्वाइन किया था, जिस वजह से उसकी बहुत सी स्पेशल फिजिक्स की क्लासेस मिस हो चुकी थी। इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके अपना छूटा हुआ सिलेबस खत्म करना चाहती थी, वरना उसका बीच में क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं होगा। आरव सर ने उसे स्पेशल फिजिक्स क्लास का सारा स्टडी मटेरियल पहले ही दे दिया था, और इसका मतलब साफ था कि उसे हर दिन अपने बाकी क्लासमेट्स के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ महीने लेट थी। अगर उसके क्लास के साथ चलना है तो उसे अपनी रिवीजन की स्पीड बढ़ानी होगी, और किस्मत से ये काम ईशानी ने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लगभग थोड़ी देर बाद ईशानी ने अपने दोनों मॉक अप टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए। उसने अपना सारा सामान समेटा और एक आखिरी बार अपने आंसर्स चेक करने लगी। आरव सर के टेबल पर बहुत सारा सामान था, जैसे कि अवेंजर्स के मॉडल्स, कॉफी मग और भी बहुत सारा अजीबोगरीब सामान था, मगर उनमें से कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें नहीं थी। आरव सर को हमेशा लाइव लेक्चर्स देना पसंद था। वो कभी भी बुक कोर्स को फॉलो नहीं करते थे, इसलिए उनके टेबल पर मुश्किल से ही कोई भी एजुकेशनल मटेरियल नजर आता था। ईशानी ने ये देखकर अपनी सर झटका और जैसे ही अपनी चेयर से उठी, वैसे ही किसी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। 36 ईशानी जैसे ही अपना सामान समेटकर चेयर से उठी, वैसे ही किसी ने ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया। ईशानी तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ी और सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। मिस्टर सिघानिया, उद्धरण चिन्ह करण सिघानिया आखिर यहाँ उसके स्कूल में क्या कर रहा था? ईशानी ने देखा कि करण के बगल में ही एक आदमी ब्लैक सूट पहने खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास की लग रही थी और वो देखने में काफी एलीट और सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। उसने अपनी आंखों पर सिल्वर फ्रेम वाला एक नजर का चश्मा भी पहना हुआ था। करण उस आदमी के साथ ऑफिस के अंदर आया और ईशानी से बोला, मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी क्लास में गया था, मगर वहां से मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो, तो मैं भी यही आ गया। उद्धरण चिन्ह ईशानी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। आखिर वो उससे क्यों मिलना चाहता था? इसलिए उसने करण से पूछा, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? उद्धरण चिन्ह हाँ, वो दरअसल एक छोटा सा काम था मुझे तुमसे। इतना कहकर करण ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ ईशानी को देखा और फिर उसे अपने साथ लाई हुई एक ब्लैक कलर की फाइल थमा दी। तुम एक बार इस फाइल में रखे डॉक्यूमेंट्स को आराम से पढ़ लो, और अगर तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो तुम एडवोकेट अवस्थी से इस बारे में बात कर सकती हो। ये हमारे पर्सनल लॉयर है। करण ने अपने बगल में खड़े ब्लैक सूट वाले आदमी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। असल में ईशानी एडवोकेट अवस्थी को पहले से जानती थी। एडवोकेट अरुण अवस्थी सिघानिया ग्रुप्स के लीगल हेड थे। मगर ईशानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि करण इतने जाने माने लॉयर को आखिर यहाँ क्यों लेकर आया था। ईशानी ने कुछ भी कहने से पहले अपने हाथ में पकड़ी फाइल को खोला और उसमें रखे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगी। मगर जैसे ही उसने उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, वो हक्की बक्की रह गई। उस फाइल में एक्यूजेशन लेटर था, और जिन लोगों के खिलाफ ये केस फाइल किया जा रहा था, वो लोग असल में उन इंटरनेट अकाउंट्स के ओनर थे जिन्होंने ईशानी के बारे में इंटरनेट पर गलत अफवाहें फैलाई थी और उसे बुरा भला कहा था। ईशानी ने हैरानी ने उस फाइल में रखे डॉक्यूमेंट्स को देखा और बोली, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह तुम एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को ठीक से देख लो। अगर तुम्हें सब ठीक लगे तभी हम इस मामले को कोर्ट तक ले जा पाएंगे। करण ने अपने लापरवाही भरे अंदाज में कहा। कोर्ट? ईशानी ने चौंकते हुए पूछा। तो करण अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ कोर्ट, हमारे पास सारे सबूत हैं और हम उन लोगों में से उस हर एक अकाउंट ओनर पर केस फाइल करेंगे जिन्होंने तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह ईशानी ये सुनकर सदमे में जा चुकी थी। उसे नहीं पता था कि करण इस मामले को सुलझाने के लिए इतने एक्सट्रीम मेथड का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं था कि ईशानी के बारे में इंटरनेट पर से हर कमेंट और अफवाह को पहले ही हटा दिया गया था,
और इसलिए ईशानी को लगा कि वो मैटर वही खत्म हो जाएगा, मगर आज करण उसके सामने इस प्रोसिक्यूशन लेटर के साथ खड़ा था। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ईशानी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सबके सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल सेफ रहेगी, सब कुछ एडवोकेट अवस्थी हैंडल कर लेंगे, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, करण ने ईशानी को समझाते हुए कहा। तो उसने कुछ सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोली, क्या यह मिस्टर रायचंद का आइडिया है? उद्धरण चिन्ह। करण ये सुनकर मुस्कुराया और ईशानी से बोला, सिर्फ उसका ही नहीं, ये मेरी भी आइडिया है। उद्धरण चिन्ह। इस बेचारी बच्ची को इंटरनेट पर इतना ट्रोल किया गया और साथ ही साथ उसे कॉल्स और मैसेजेस के जरिए धमकाने की कोशिश भी की गई थी। करण को ईशानी के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो भी उन लोगों को सबक सिखाकर ईशानी की मदद करना चाहता था। ईशानी को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। उसने करण की तरफ देखा और हिम्मत करते हुए बोली, क्या मैं एक बार मिस्टर रायचंद से फोन पर बात कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। करण ने ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया, तो ईशानी ने तुरंत रेहान को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाल लिया। ये देखकर करण को अचानक ही कुछ याद आया और वो जल्दी से बोला, वो शायद इस वक्त बिजी होगा, तुम उसे शाम को कॉल क्यों? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी कर पाता, ईशानी रेहान का नंबर डायल कर चुकी थी और कुछ ही सेकेंड्स में कॉल कनेक्ट भी हो गया था। करण ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। इस टाइम पर तो रेहान कभी उसका कॉल भी पिक नहीं करता था, मगर उसने ईशानी का कॉल पिक कर लिया था। इशू। रेहान ने अपनी गहरी मगर थोड़ी कर्कश आवाज में जवाब दिया। रेहान के मुंह से इशू सुनकर करण के बस बेहोश होने की देरी थी। मिस्टर रायचंद, ईशानी ने उसे पुकारा। ये टाइम तो तुम्हारी क्लास का होता है ना, तो फिर तुम क्लास में ना होकर मुझे क्यों कॉल कर रही हो? रेहान ने अपनी धीमी मगर मैग्नेटिक आवाज में सवाल किया। उसका सवाल सुनकर ईशानी बोली, मुझे आपसे उन इंटरनेट अकाउंट ओनर्स को सू करने के बारे में कुछ बात करनी है। वो स्कैंडल 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है और सच्चाई अब सबके सामने है। तो क्या ये सब करना जरूरी है? आपको बेकार में परेशानी होगी, तो क्यों ना इस मामले को। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक से रेहान के हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी आवाज में हमेशा की तरह एक आलसीपन था। रेहान को हंसते हुए सुनकर ईशानी बीच में ही रुक गई, तो रेहान अपनी क्लियर वॉइस में उससे बोला, लिटिल गर्ल, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि दर्द का मतलब क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। सॉफ्ट हार्टेड, फिर से सॉफ्ट हार्टेड, ये सब लोग उसे सॉफ्ट हार्टेड क्यों समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। मगर सच तो ये था कि ईशानी सॉफ्ट हार्टेड नहीं थी, वो बस अपना दर्द और अपना वीक साइड किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। उसे किसी के भी एहसान की जरूरत नहीं थी, वो अपना बदला खुद ले सकती थी। उसके पिछले जन्म में ईशानी की रेप्यूटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसे हर तरफ से बस लोगों के ताने और अपमान ही मिला था, और इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी ने उसे और भी ज्यादा मजबूत बनने पर मजबूर कर दिया था। कभी ना खत्म होने वाले लोगों के तानों को सुन सुनकर उसके कान सून पड़ चुके थे। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ सहा था, उसके मुकाबले तो ये इंटरनेट स्कैंडल कुछ भी नहीं था। मगर जब रेहान ने उससे ये सवाल पूछा कि क्या उसे दर्द नहीं होता है, तब कहीं ना कहीं उसे अपने दिल के एक कोने में चुभन का एहसास हुआ। तभी रेहान की आवाज दोबारा उसके कानों में पड़ी, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो उसे जाहिर करना सीखो। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम आकर इस बारे में मुझे बता सकती हो, हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारे लिए लड़ेंगे, ठीक है? रेहान बहुत ही इत्मीनान और सब्र के साथ ईशानी से अपनी बात कह रहा था। रेहान की बातें सुनकर ईशानी की पकड़ अपने फोन पर कस गई। वो शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, वो तो जैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना भूल ही चुकी थी। जब से उसके पिता सुरेश शर्मा को हिट एंड रन के केस में दोषी ठहराया गया था, तब से वह समाज के लोगों के एक महामारी की तरह बन गई थी, जिससे सब नफरत करते थे। स्कूल में उसके बैग में अक्सर वो लोग मरे हुए चूहे डाल दिया करते थे, यहाँ तक कि उसकी किताबों को भी फाड़कर नाली में फेंक दिया जाता था। वो लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे और उसे अनगिनत गंदे नामों से भी पुकारते थे। हर कोई जानता था कि ईशानी अपने माता पिता दोनों को ही खो चुकी है, इसलिए अब उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जिस वजह से सब उसे और भी ज्यादा परेशान किया करते थे। ईशानी पहले तो इन सभी चीजों को खामोशी से झेल लेती थी, मगर हद तो तब हो गई जब एक दिन किसी ने उसकी फेवरेट टी शर्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, जब वो अपनी पीटी क्लास के लिए गई हुई थी। वो टी शर्ट उसकी दादी माँ ने उसे उसके बर्थडे पर बहुत ही प्यार से गिफ्ट की थी। ईशानी की दादी माँ उस वक्त अकेले ही काम करके घर चलाती थी,
उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर ईशानी के लिए वो टी शर्ट खरीदी थी। ईशानी को अपनी फटी हुई टी शर्ट देखकर बहुत गुस्सा आया और उस सब्र का बांध टूट गया। उसने उस लड़के को ढूंढा जिसने उसकी टी शर्ट फाड़ी थी और उसकी तब तक पिटाई की जब तक कि उसके मुंह पूरा खून से ना सन गया। उस वक्त ये इंसिडेंट काफी बड़ा हो गया था। उसे आज भी याद है कि प्रिंसिपल ऑफिस में कैसे उसकी दादी माँ अपने घुटनों पर बैठकर उस लड़के के माता पिता से रोते हुए बार बार अपना सर झुकाकर माफी मांग रही थी। उस लड़के की माँ ने भी ईशानी को गुस्से में काफी सारे थप्पड़ मारे थे। घर वापस आने के बाद उसकी दादी माँ ने उसके सूजे हुए गालों को छूते हुए उससे पूछा था, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ईशु? उद्धरण चिन्ह। मगर ईशानी ने अपनी बूढ़ी दादी माँ की हालत को देखकर अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया और उस फटी हुई टी शर्ट को अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, नहीं ईशु को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है दादी माँ, ईशु बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उस दिन के बाद से ईशानी ने अपने दर्द को छुपाना सीख लिया था। उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, मगर वो कभी अपने दर्द को किसी से शेयर नहीं करती थी। मगर उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज इतने सालों बाद उसे रेहान के मुंह से दोबारा ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। कुछ देर की खामोशी के बाद ईशानी ने कहा, मगर आपको बेकार में इसकी वजह से परेशानी होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की इस बात को सुनकर रेहान को एहसास हुआ कि भले ही ये लड़की सिर्फ 17 साल की थी, मगर इसके दिमाग में काफी कुछ चलते रहता था। रेहान धीरे से मुस्कुराया और फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तुम्हें मुझसे दोस्ती करने के अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं होने दूंगा मैं ईशी, ट्रस्ट मी। रेहान के मुंह से ये चंद लफ्ज सुनकर ईशानी की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वही ईशानी से थोड़ी दूरी पर खड़े करण ने जब उसे इतनी देर तक फोन पर रेहान से बात करते हुए सुना तो उसका मुंह बन गया। उसका एक फोन कॉल मेरे 10 कॉल से भी ज्यादा लंबा चल रहा है। इतना कहकर करण ने अपना सर झटक गया। फाइनली ईशानी ने कॉल कट किया और वापस करण के पास आ गई। तो कैसा रहा ईशानी, क्या फैसला लिया तुमने? करण ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए पूछा। तो ईशानी ने वो फाइल करण को वापस दी और उसे देखते हुए कहा, हम उन सभी पर केस कर रहे हैं। ये सुनकर करण ने वो फाइल ली और मुस्कुराते हुए वहां से एडवोकेट अवस्थी के साथ चला गया। करण के जाते ही ईशानी के फोन पर एक मैसेज आया। उसने अपना फोन चेक किया तो मैसेज किसी जान का था। कौन है ये मसीहा जो बिना किसी मतलब के तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उस मैसेज को पढ़कर ईशानी ने अपनी आईब्रो उचकाई और फिर कुछ टाइप करने लगी। दोस्त है, और हाँ मेरे कॉल्स को ट्रेस करना बंद कर दो, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी के इस मैसेज को सेंड करते ही उसे तुरंत रिप्लाई भी आ गया। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे कॉल्स ट्रेस करने का, वो तो जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुम्हारा फोन बिजी बता रहा था और तुम इतनी देर से फोन पर बात कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा डर गई। मुझे लगा कि कहीं तुम दोबारा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई, बस इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हारे कॉल को ट्रेस कर लिया। सॉरी नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को पढ़ते ही ईशानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई और उसकी नीली आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने तुरंत अपनी पलकें झपकाए और फिर फोन पर दोबारा अपनी उंगलियां चलाने लगी। आई रियली मिस यू, कम बैक सून। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैसेज को सेंड करने के बाद ईशानी ने अपना फोन ऑफ करके वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। गोल्डन पैलेस। रेहान ईशानी का कॉल अटेंड करने के बाद बालकनी से सीधा वापस लिविंग रूम में आ गया। उसके सामने सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र यही कुछ लगभग 27-28 साल के करीब लग रही थी। उसने व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। वो देखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग था, मगर उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसकी आंखें एक चमक से भरी हुई थी और उसके होठों पर एक जेंटल स्माइल थी। उस शख्स ने रेहान को देखा और फिर अपने अंगूठे पर अपनी चिन रखते हुए बोला, ऐसा लगता है जैसे कि आपके दादाजी आपको लेकर बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रेहान की कंडीशन इस वक्त काफी स्टेबल लग रही थी। अगर उसने खुद पर्सनली रेहान के मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स नहीं देखी होती तो शायद अब तक उसे भी यही लगता कि रेहान बिल्कुल ठीक है। रेहान उस शख्स के सामने आकर सोफे पर बैठ गया और अपने पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बोला, अगर आप कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होगे डॉक्टर रायसिंघानी। उद्धरण चिन्ह। रेहान के सामने बैठा वो शख्स असल में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अयान रायसिंघानी थे, जिन्हें ओल्ड मास्टर रायचंद ने पर्सनली रेहान के ट्रीटमेंट के लिए बुलवाया था। रेहान ऊपर से भले ही खुद को कितना भी ठीक दिखा ले, मगर ओल्ड मास्टर रायचंद जानते थे कि उसे इस वक्त ट्रीटमेंट की कितनी सख्त जरूरत है। लेकिन जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया
वही अगला दर्द बनने वाला था। नेक्स्ट पार्ट में सच, धोखा और आग का सबसे खतरनाक इम्तिहान 3.7 में।